अमीर और गरीब बेटी की सास। अरे कौशल्या जी, इन्हीं कामों में उलझी रहेंगी क्या? अरे लड़के वाले 5 मिनट में पधारने वाले हैं, जाकर देखिए कथा और मौली तैयार हुई है कि नहीं। अजी दोनों तैयार बैठी हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी तेज तीखी हॉर्न मारते हुए एक तरफ से चमचमाती गाड़ी में अमीर लड़के वाले, वहीं दूसरी तरफ से पुराने रिक्शे में बैठकर गरीब रिश्ते वाले भी आते हैं। बस रिक्शा वाले भैया जी यहीं पर रोक दीजिए। अरे बहन जी, थोड़ा आगे बोल बोल कर आप तो बिल्कुल गली गुच्ची के अंदर ही रिक्शा ले आई, अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। रिक्शा वाले की झिकझिक बाजी सुनकर इंदर बोलता है, अरे भैया जी, ये कोई मतलब थोड़े ना है, जितने में बात तय हुई थी वाजिब पैसे तो हम आपको दे रहे हैं ना। ये लो पकड़ो 100 रुपए। अरे भाई ओए, इतना अच्छा खासा बंगले जैसा मकान है, 10-20 रुपए ज्यादा दे दोगे तो क्या चला जाएगा? अरे ओ भैया, ये घर मेरा नहीं है, मैं भी एक रिक्शा वाला हूँ, मेहनत से रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाता हूँ। तभी कार के अंदर से सोने में लदी हुई घमंडी निरंजना बाहर निकलकर उनके गरीबी का मजाक उड़ाती है। तौबा तौबा, कितने लीचड़ लोग हैं, 10 रुपए 20 रुपए के लिए भी जात दिखा रहे हैं। चल शेखर। निरंजना के पीछे पीछे नौकर चाकर भी शगुन की भरी थाली लेके अंदर आते हैं, जहां एक तरफ कौशल्या की अमीर गरीब दोनों बेटियों की होने वाली सास दोनों को शगुन देती है। कथा बहू, ये नारियल और 501 रुपए देकर मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए चुनती हूँ। इसी के साथ गरीब देवकी कथा के हाथ में फलों की थाली रखकर चुनरी उड़ाती है। अब बारी निरंजना की थी। वह थाली में से नोटों की गड्डी निकालकर मौली की नजर उतारकर नौकरों को पकड़ा देती है। ये लो भोला शंकर, ये रुपए तुम दोनों रख लो, मेरे घर की होने वाली लक्ष्मी के सर से नजर की अला बला टल जाए। मौली बहू, ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा है और इसके साथ मैंने खास 24 कैरेट के सोने के जेवर भी बनवाए हैं। ये तुम्हारे जोड़े के साथ खूब जचेगा। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी सास का दिया शगुन पसंद आया होगा। जी मम्मी जी, इस भेंट के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अच्छा तो कौशल्या बहन, सुरेंद्र भाई साहब, अब आज्ञा दीजिए हमें। ऐसे कैसे समधन जी, थोड़ा नाश्ता पानी तो करके जाइए, इसी बहाने थोड़ी दहेज की बातचीत भी हो जाएगी। अरे कौशल्या बहन, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। अरे मुझे तो बस केवल मेरे घर की लक्ष्मी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो भी इच्छा हो अपनी बेटी को दे दीजिएगा। बाकी भगवान की दया से घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं है हमें। मैं तो मेरी मौली बहू को पलकों पर बिठा कर रखूंगी। हाँ। कुछ ही देर में दोनों बेटियों की सास चली जाती है। वहीं सुरेंद्र कौशल्या दोनों बेटियों को देने के लिए बराबर दहेज का सामान खरीदते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। सुरेंद्र अपनी दोनों बेटियों को दुल्हन के लिबास में देखकर भावुक होकर कहते हैं, बेटियां भी कितनी जल्दी सयानी हो जाती है ना कौशल्या जी। कल तक मेरी दोनों नन्ही परी अपने छोटे छोटे कदमों से इस पूरे घर आंगन को महका दी थी। आज हमारा घर सोना करके अपना घर बसाने जा रही हैं। अजी बेटियां तो होती ही पराया धन है। वैसे हमारी मौली बहुत भाग्यशाली है, उसकी अमीर सास उसे नाजों से रखेंगी। लेकिन मुझे मेरी कथा के लिए चिंता है। पता नहीं हमारी फूल सी बच्ची अपनी गरीब ससुराल में कैसे गुजारा करेगी। कौशल्या माना कि कथा के ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन बड़े ही दिलदार लोग हैं। हमारी कथा को बेटी बनाकर रखेंगे, वो देखना। कुछ ही देर में दोनों बेटियों की बारात आती है, जहां अमीर बेटी की सास कई सारी गाड़ी में बारात लाती है। गरीब बेटी की बारात साइकिल और रिक्शे से आती है। एक ही मंडप में दोनों बेटियों की शादी होती है और दोनों विदाई होकर अपने अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां मौली का ससुराल काफी ज्यादा हाई क्लास और स्टैंडर्ड था। आओ प्यारी बहू रानी, तुम्हारा अमीर ससुराल में स्वागत है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से गृह प्रवेश करो। और हाँ, इस चावल को इस कपड़े पर ही गिराना, एक भी दाना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अपनी अमीर सास का एकदम से बदला हुआ सख्ती भरा मिजाज देखकर मौली सहमते हुए गृह प्रवेश करती है। भोला, अरे ओ भोला, अरे ओ काम चोर नौकर, कहाँ मर गया, जल्दी आ। जी मालकिन, आपने बुलाया? हाँ, इस चावल को अच्छी तरह से ले जाओ और इसका पुलाव बनाने में इस्तेमाल कर देना। बासमती चावल है, फ्री फंड का थोड़ी आता है जो वेस्ट करे। अपनी अमीर सास को इस कदर कंजूसी करते देखकर मौली के चेहरे से मुस्कुराहट खो सी जाती है। भगवान जी, मैंने तो सोचा था कि मेरे अमीर संपत्ति वाले ससुराल में मेरा खूब धूमधाम से स्वागत होगा। नौकर चाकर मुझ पर फूल बरसाएंगे और मेरी सास नोटों के बंडल से मेरी नजर उतराई करेगी, मगर मेरा स्वागत कितने फीके तरह से हुआ है। अरे अब क्या सारी रात दरवाजे पर ही खड़े रहने का इरादा है बहुरानी? चलिए निरंजना जी, आराम करते हैं। चल अब तू भी अपने कमरे में जा बहुरानी। मौली शेखर के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कथा अपने ससुराल के कच्चे मकान की दहलीज पर खड़ी है। तभी गरीब देवकी परात में दूध लेकर आती है और गरीब बहू के पैर धुलवाती है।
कथा बहू, हमारे यहाँ रिवाज होता है सास को बहू के दूध से पांव धोकर पीना होता है। चलो पैर धो लो। माँ जी, बहू होने के नाते आपके चरण धोकर पीना मेरा धर्म है, आपका नहीं। मैं आपको ये नहीं करने दे सकती। ठीक है, मगर अपने गरीब सास को तेरे पांव तो धुलवाने दे। देवकी कथा के दूध में पैर धुलवाती है और बूढ़ा ससुर शंकर स्वागत में बगिया के फूल बिछाता है। आओ बिटिया, इसे अपना ससुराल समझकर नहीं, पीहर समझकर कदम रखो। सास ससुर से इतना दुलार पाकर कथा का मन भर जाता है और दोनों का ससुराल में पहला दिन इस तरह गुजरता है। अगले दिन मौली की सास उसे तड़के सुबह जगाती है। बहू रानी, ओ बहू रानी, चलो उठ जाओ। सासू माँ, मेरी बेटी तो दे दीजिए, उसके बिना मेरी नींद नहीं खुलती। निरंजना पानी से भरा जार मौली पर डाल देती है, जिससे वो बेचारी थरथरा कर उठ जाती है। कैसी लगी बेटी बहू रानी? ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, जहाँ बिस्तर पर पांव पसार कर तेरी फरमाइश पूरी होगी। अगले 10 मिनट में जल्दी से नहा धोकर रसोई में हाजिर हो जा। जी माँ जी। मौली की आंखें नम हो जाती हैं। वह सास के खौफ से नहाकर रसोई में आती है, जहां पूरा सिंक जूठे बर्तन से भरा था और शादी वाला घर पूरी तरह फैला था। सासू माँ, सारा घर बिखरा पड़ा है, नौकर चाकर कहाँ गए? नौकर चाकर को मैंने छुट्टी दे दी हमेशा के लिए। सारे काम तुझे करने हैं। चल, सबसे पहले ये सारे सोने के जेवर खोल कर दे दे, मैं तिजोरी में रख देती हूँ। घर में किसे दिखाना इन्हें पहनकर। दबदबाई आंखों से मौली सारे गहने खोल कर दे देती है और रोते हुए काम में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कथा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू चूल्हे चौके में जुट गई। अभी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सज सवर कर रहे, खाना मैं बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। तू नहीं मानेगी ना बहू, तो मुझे तेरा हाथ बटाने दे। देवकी धुएं के चलते चूल्हे के आगे खुद बैठ जाती है और दोनों सास बहू स्नेह प्रेम से खाना बनाती हैं। तभी चौखट पर कथा के माता पिता आ जाते हैं। अरे देवकी, देखो समधी जी समधन जी आए हैं। कथा बहू, जा तू अपने माता पिता से थोड़ी बात कर, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। देवकी कथा के माता पिता का अच्छे से आदर भाव करती है। देवकी जी, हमारी कथा तो जैसे पूरी तरह आपके परिवार की हो गई है। आज दिल में बड़ी तसल्ली और खुशी है। वैसे तो हम कथा को पगफेरे के खातिर विदाई करके ले जाने आए थे, लेकिन कथा खुश है यहाँ, तो इजाजत दीजिए। गरीब बेटी के बाद कौशल्या सुरेंद्र अपनी अमीर बेटी के ससुराल मिलने जाते हैं, जहाँ उसकी अत्याचारी सास जबरन उसके मुंह में निवाले ठूस रही थी। ले खा खा मेरी प्यारी बहू, अपना बनाया खाना तू भी तो चख, ताकि तुझे भी पता चले कि कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। माँ जी, ये क्या कर रही है? शेखर, माँ जी को रोको। तभी कौशल्या घर में आ जाती है और कहती है, निरंजना जी, ये क्या बदसलूकी कर रही हैं आप मेरी बच्ची पर? समधन जी, आप तो गलत समझ बैठी। वो बहू सुबह से काम काज में लगी है, मैं तो बस उसे खाना खिला रही थी। क्या अब सास होने के नाते मुझे इतना हक नहीं है? मौली बेटा, तू बता सच क्या है? तुझे किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मौली की आंखों से आंसू छलक रहे थे, फिर भी वह झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती है, माँ, सासू माँ सच कह रही है, वो मुझे बस खाना खिला रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे ससुराल में। अगर आपको तसल्ली हो गई तो आप दोनों अपनी तशरीफ लेके जा सकते हैं। दोनों अपमानित होकर चले जाते हैं, मगर हर दिन के साथ मौली की अमीर सास का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। सारा दिन नौकरों की तरह काम करने के बाद मौली के नसीब में सूखी रोटी नमक आती। वहीं दूसरी तरफ कथा की गरीब सास उसे अपने हाथों से निवाले खिलाती। मौली, मेरी बच्ची। कौशल्या जी, क्या हुआ? अजी मौली खुश नहीं है, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। घबराइए मत, कल चलकर देख आएंगे, बुरा सपना देखा होगा। अगले दिन जब कौशल्या अपनी बेटी के ससुराल आती है, जहां निरंजना मौली के बाल नोच रही होती है। क्यों मेरी बहू, ये अनाज क्या फ्री फंड का आता है जो इतना बर्बाद किया है? तेरी माँ भरवाती है, तेरा बाप? माँ जी छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। निरंजना जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर जुल्म ढाने की? चल मौली बेटा, अब तुझे इस खोखले लोगों के बीच और रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरा दिल बाहर बाहर कह रहा था कि तू खुश नहीं है। आज इनके पैसों की असलियत दिख गई। सिर्फ ऊपर से अच्छी दिखती है, ये अंदर से तो पूरी खोखली है, खोखली। कौशल्या मौली को अपने साथ ले आती है। वहीं निरंजना की काली करतूत चारों तरफ छा जाती है, जिससे अड़ोसी पड़ोसी पूरे परिवार पर थू थू करते हैं। वहीं निरंजना को भी बहू की कदर समझ आ जाती है। वह पछतावे के साथ मौली को वापस लेकर आती है और दोनों बेटियां अब अपने ससुराल में खुशी से रहती हैं।
आरती बेटा माफ करना, पर दुकान की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रहा हूँ। कल रात से तेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। पिछले 2 सालों से मैं बिस्तर पर ही लेटी हूँ, अब तक मौत नहीं आई। हमें हमारी बेटी को पढ़ लेने देना चाहिए। वो दुकान, रसोई और राजू तीनों चीज को कैसे संभालेगी? माँ कोई बात नहीं, कौन सा रसोई और दुकान दूर है? एक तरफ रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान। मैं झट से रसोई से दुकान में और दुकान से रसोई में जाकर सारा काम संभाल लूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर विनोद को बहुत अच्छा लगता है और विनोद अपनी बीवी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे थे, इसीलिए आरती के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वह दुकान में खड़ी होकर सबसे पहले ग्राहकों को हैंडल करती है। अरे बेटा, 2 थैली दूध, आधा किलो चीनी दे दे। आज सुबह की चाय नहीं पी है, 9 बजने को आए हैं। दीदी जल्दी से लंच बना दो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ राजू, बस 10 मिनट दे। ये लीजिए अंकल जी आपका सामान। आरती जल्दी से दुकान पर आए सभी ग्राहकों को उनका सामान देकर अपनी किताब लेकर रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए पढ़ाई करने लगती है। दीदी तुम पढ़ाई कर लो या खाना बना लो, ऐसे तो तुम सारी रोटियां जला दोगी। मैं क्या जली रोटी को लेकर जाऊंगा स्कूल? राजू तू चिंता मत कर, तेरी एक भी रोटी नहीं जलने दूंगी। इतना बोलकर आरती जल्दी से रोटियां बनाने लगती है और जल्दबाजी में उसका हाथ जल जाता है और तभी उसे दुकान से औरत की आवाज सुनाई देती है और वो टिफिन और रोटियां लेकर सीधा दुकान में आती है। बोली आंटी, क्या चाहिए आपको? मुझे 1 किलो दाल और 2 किलो चावल दे दो। हाँ बस अभी देती हूँ। राजू तेरा लंच पैक कर दिया, ले ले और अब जल्दी से स्कूल जा। अरे आरती, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया और तुम ऐसी हालत में भी काम कर रही हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आंटी आप तो जानती हैं माँ की तबीयत के बारे में। पापा बस उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, इसलिए आज दुकान और रसोई दोनों ही संभाल रही हूँ और इसी जल्दबाजी में मेरे हाथ जल गए। आरती बातें करती हुई उस औरत को उसका सामान दे देती है और जब सारे ग्राहक दुकान से चले जाते हैं और राजू भी स्कूल चला जाता है तो खाली समय देखकर आरती अपनी किताब लेकर दुकान में बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और जब भी विनोद शांति को लेकर हॉस्पिटल जाता है, रसोई की और दुकान की जिम्मेदारी आरती के कंधों के ऊपर आ जाती है। बेटा माफ करना, फिर से दुकान और रसोई की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। एक तरफ रसोई है, एक तरफ दुकान है, संभाल लोगी ना दोनों चीजें? हाँ पापा, मैं सब संभाल लूंगी। एक बार फिर आरती के ऊपर रसोई और दुकान की जिम्मेदारी आ जाती है और कभी वह रसोई में जाकर अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है तो कभी दुकान पर रहकर पढ़ाई के साथ दुकान संभालती है। दीदी हमें ना 5 वाले चिप्स और 10 वाले कुरकुरे दे दो। बच्चों, आज तुम लोगों की इतनी जल्दी छुट्टी हो गई क्या? दीदी 2 बज चुके हैं, आज कोई जल्दी छुट्टी नहीं हुई है। क्या 2 बज गए? राजू स्कूल में मेरा इंतजार कर रहा होगा। आरती जल्दी से दुकान पर आए बच्चों को सामान देती है और 10 मिनट के लिए दुकान बंद करके भागती हुई राजू को लेने के लिए स्कूल जाती है और स्कूल से आने के बाद राजू अपनी बहन से कहता है, दीदी आज तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? पता है कितनी भूख लग रही है। अब आप मेरे लिए खाना बनाओ, दुकान मैं संभाल लूंगा। राजू अभी तो छोटा है, दुकान नहीं संभाल पाएगा और रसोई कोई बहुत दूर नहीं है। मैं दुकान के साथ साथ रसोई में बैठकर तेरे लिए खाना भी बना दूंगी। तू बस यहीं रुकना और कोई ग्राहक आए तो मुझे बताना। आरती राजू को दुकान पर बैठाकर खुद उसके लिए खाना बनाने को लग जाती है। तभी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं और राजू अपनी बहन को बुलाकर आता है। क्योंकि ग्राहक 3 से 4 थे इसलिए उसे सामान देने में समय लग जाता है। हाँ अंकल जी, अब आप बोलिए आपको क्या चाहिए? बेटा मुझे तो 10 किलो आटा चाहिए और 5 किलो तेल का डिब्बा। पर ये तुम्हारे घर से बदबू कैसी आ रही है? तुमने अपने घर की रसोई में कुछ रखा है क्या बनने के लिए? ओ शिट, सारे चावल जल गए। अंकल जी आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं गैस बंद करके आती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। इतना बोलकर आरती भागती हुई रसोई में जाती और गैस बंद करके वापस बाहर आती और ग्राहकों को निपटाकर ऊपर के थोड़े से बचे हुए चावल अपने भाई को खाने के लिए देती है और खुद भूखी रह जाती है। और पूरे दिन दुकान संभालने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती और रात में भी दुकान बंद करके खाना बनाती है। आरती बेटा, हमारी वजह से तुझे बहुत दिक्कतें होती है ना। तू कभी भागकर रसोई में जाती है तो कभी भागकर दुकान पर जाती है। मुझे राजू ने सारी बात बता दी। तू कैसे एक तरफ रसोई और एक तरफ दुकान संभाल रही है? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक तरफ दुकान है, दूसरी तरफ रसोई। एक कमरे का ही तो फासला है। भला इतनी पास दुकान और रसोई होने से मुझे क्या ही नुकसान होगा? दीदी देखो ना, पापा कंबल ओढ़कर भी अभी तक नहीं सो पाए और वो कांप भी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा की तबीयत ज्यादा खराब है? ये देख आरती की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और अब उसके माता पिता दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से अकेली आरती न सिर्फ दुकान और रसोई संभालती है बल्कि पूरे दिन रसोई और दुकान संभालने के बाद रात को बिना सोए पढ़ाई करती है। तेरी माँ बीमार थी, ऊपर से मैं भी बीमार हो गया।
मैंने सोचा था कि तुझे दुकान की जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपूंगा, और अब देख, मैंने तुझे न सिर्फ दुकान बल्कि रसोई की भी जिम्मेदारी पकड़ा दी है, जिस वजह से तू पढ़ाई नहीं कर पाती और रात में सोने के बदले उठकर पढ़ाई करती है। अपने गरीब माँ बाप को माफ कर देना। पापा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आज मैं अपनी नींद हराम करूंगी तभी तो कल को चैन से सो पाऊंगी। अब आप भी सो जाओ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तो अपनी दुकान फिर से संभाल लेना। इतना सब कुछ होने के बाद भी आरती किसी से कोई शिकायत नहीं करती और सुबह उठते ही सारा काम छोड़कर दुकान संभालती है और उसके बाद अपने भाई, पापा और माँ के लिए अलग अलग खाना बनाती है और वह दुकान में भी बैठकर सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन, पापा आज मेरा एग्जाम है इसलिए मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। आप और माँ आराम करना, राजू को सामने वाले भैया ले आएंगे, मैंने उनसे बात कर ली है। कोई बात नहीं बेटा, तू दुकान की चिंता मत कर, एक दिन दुकान बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर आरती एग्जाम देने के लिए चली जाती है, पर शाम को जब एग्जाम देकर घर आती है तो उसकी कुछ जान पहचान वाले ग्राहक मुंह बनाते हुए उससे कहते हैं, आरती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे माता पिता की तबीयत खराब है और दुकान से तुम्हारी जो इनकम होती है उसे भी तुम बंद करके चली गई। एक दिन की कमाई ना करके जानती हो अपना कितना नुकसान कर लिया। पर आंटी जी आज मेरा एग्जाम था इसलिए दुकान बंद करनी पड़ी। अरे बेटा, सरकारी नौकरी लेकर क्या करोगे? हर किसी की किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होती। इतना अच्छा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है दुकान का, वही चलाओ, उसी से दाल रोटी खाओ। क्या जरूरत है बड़े बड़े सपने देखने की? हमें क्या है, हम तो ग्राहक हैं, इस दुकान पर सामान नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान से ले आएंगे। पर तुम तो गरीब हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उसी वक्त दुकान खोलकर रसोई में बैठकर खाना बनाने लगती है। और यहाँ ये सब देखकर शांति अपनी बेटी से कहती है, आरती तू रोना बंद कर, दुनिया का काम होता है, सुनाना, हम तेरे साथ हैं, तुझे दुकान संभालने की जरूरत नहीं है। आज तेरे पिता की तबीयत ठीक है, तू रसोई में ही रह, दुकान तेरे पापा संभाल लेंगे। इस तरह अब घर में रहकर एक तरफ आरती रसोई संभालती है तो वहीं दूसरी तरफ विनोद दुकान संभालता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और आरती का रिजल्ट आ जाता है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। माँ देखो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, अब मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं भी सरकारी दफ्तर में बैठकर काम करूंगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पहले ही पता था तू अपने सपने सच कर दिखाएगी। आंटी झूठ मत बोलो, आप ही हो जो मेरी दीदी को हर समय डांटती रहती थी और आज अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। राजू की बातें सुनकर अब कोई कुछ नहीं बोलता और सब मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद आरती अपनी सैलरी से अपनी माँ का इलाज करवाती है और राजू की पढ़ाई भी।